नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पीजीटी हिंदी फीमेल का पेपर देख रहे थे। ये DSSB द्वारा अभी 3 जुलाई को करवाया गया है। इस पेपर में सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर हमारा है उसमें कुल 100 प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज के इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। वैसे तो ये ऑफिशियल आंसर की है, तो प्रश्नों के साथ साथ आप उत्तर भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए बाकी के बचे हुए 100 प्रश्नों को हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संधि से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। संविधान, संविधान जब हम बिंदु को बोलते हैं तो ये हमारा नाक से न की आवाज देता है, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हमारा सम धन विधान बन जाता है। कभी कभी हम इसका उच्चारण करने की वजह से सन के साथ भी चले जाते हैं, जैसे कि पहला विकल्प है, यहाँ पर हम जा सकते हैं, लेकिन सम धन विधान ये हमारा सही संधि विच्छेद होगा। और इस तरह के जो शब्द हैं वो बार बार आते हैं। और आपने व्याकरण के अंतर्गत नियम भी पढ़े होंगे कि जो हमारा पंचम अक्षर है वो किस तरीके से परिवर्तित होता है, किस तरीके से उसका उच्चारण होता है, तो वहीं से इसका संबंध आप देख सकते हैं। संविधान सम धन विधान, संसार सम धन सार, इस तरह से संयोग सम धन योग, इस तरह के शब्द बार बार पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सही उत्तर भी दिया गया है, सम धन विधान। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। आप देख सकते हैं दोनों ही प्रश्न संधि से पूछ लिए गए हैं, एक के बाद एक। नि धन सेद, नि धन सेद, और ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के प्रभाव से जो स है वो श में परिवर्तित हो गया है, निषेध। दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर क्या है, सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिया के महान कवि कौन थे? ओडिया भाषा में लिखने वाले महान कवि हैं सरला दास। आगे है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या होते हैं? ये आयोगवा कहलाते हैं, अंग और अह। नियुनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है? बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी उनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिससे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। आप देख रहे हैं संधि से फिर से तीसरा प्रश्न आ गया है आपका, षट धन आनंद, और ये हमारी व्यंजन संधि है। और यहाँ पर जो नियम लगते हैं उनके अनुसार यहाँ पर बन जाता है षडानंद। अगर नियम हम जानते हैं तभी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। नीचे दिए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। मात्रादेश, मातृ धन आदेश, मातृ धन आदेश, यहाँ पर भी नियम के अनुसार संधि का परिवर्तन हुआ है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो यहाँ पर फिर से संधि से प्रश्न पूछा गया है। दिग्गज, दिक् धन गज, ये भी हमारा व्यंजन संधि का नियम यहाँ पर लगेगा। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परम धन ईश्वर, परमेश्वर, ये आसान है, आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। गुण स्वर संधि का ये उदाहरण है। निम्न में से भाषा विज्ञान की पद्धतियां कौन सी है? भाषा विज्ञान के अंतर्गत वर्णनात्मक, साहित्य, ऐतिहासिक, ये सभी पद्धतियां होती है। धार्मिक पद्धति नहीं होती है, यहाँ पर व्यवहारिक भी पद्धति नहीं होती है, नैतिक भी पद्धति नहीं होती है। तो सही विकल्प हमारा कौन सा है? तीसरा विकल्प है। निम्न में से किसने आनंद कादंबनी के संपादक का कार्य किया? आनंद कादंबनी पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इसको भी पूछा जाता है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। मुझे लगता है संधि इनको बहुत अच्छी लगती है और बार बार कितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अत्यंत, अति धन अंत, यहाँ पर यण स्वर संधि का उदाहरण है, अत्यंत, अति धन अंत। निम्न विकल्पों में से कौन सा रस सूत्र के व्याख्याता है? रस सूत्र के व्याख्याता, रस के बारे में जो व्याख्यान दिए हैं, लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, ये सभी रस सूत्र के व्याख्याता हैं। इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, ये तीनों हैं। रामचंद्र शुक्ल नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं रहे हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। संधि इनको बहुत पसंद आ रही है। तत् धन अनुसार, और त हमारा द में परिवर्तित हो जाएगा व्यंजन संधि के नियम के अनुसार, तदनुसार, चौथा विकल्प सही है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बार बार ये भी पूछी जाती है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? गारसा द तासी, और उन्होंने फ्रेंच में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो ये हिंदी के लिए बहुत गौरव की बात है कि कोई दूसरी भाषा का विद्वान हमारी भाषा का साहित्य इतिहास लिख रहा है। गारसा द तासी। भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को किस शैली में लिखा?
वर्णात्मक शैली में। तीसरा विकल्प सही है। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? ये व्यंजन संधि की परिभाषा यहाँ पर पूछ ली गई है। पहला विकल्प सही है। देख यशोदा शिशु मुख में शक्ल विशु की माया, क्षण भर को वह बनी अचेत, हिल न सकी कोमल काया में कौन सा रस है? अद्भुत रस है। यहाँ पर मैया यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण के मुख में, बाल मुख में वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को देख लेती है, पूरे के पूरे विश्व की छाया को देख लेती है, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, मूर्छित हो जाती है और उन्हीं पलों में यहाँ पर ये पंक्तियां रची गई है। तो ये अद्भुत रस है। चौथा विकल्प सही है। रही खरकती हाय शूलसी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके में कौन सा रस निहित है? करुण रस है। दशरथ के मन में कितनी पीड़ा थी राम को वनवास भेजते समय, और वो अपनी इस ग्लानि को, अपनी इस त्राश को, अपनी इस वेदना को किसी को कह भी नहीं पा रहे हैं। उसी समय की ये पंक्तियां हैं और करुण रस यहाँ पर, बहुत ही दुख के भाव उनके मन में है, करुण रस यहाँ पर है। किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना क्या कहलाता है? अनुलेख। अनु यानी कि अनुसरण करना, लेख यानी किसी लेख का, किसी का हम अनुसरण करते हैं तो उसको हम अनुलेख कहते हैं। कृष्ण गीतावली कृति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद आरोप दिखाया जाता है तो ये रूपक अलंकार की परिभाषा पूछी गई है। पहला ही विकल्प सही है। मधुकर्ण किसका काव्य संग्रह है? भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उभय अलंकार। उभय का अर्थ होता है दोनों। तो जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उभय अलंकार। उभय होता है हमारा दोनों, तो दोनों की सहायता से यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न होता है। जहाँ सिर्फ शब्द के आधार पर होता है तो वो हमारा शब्द अलंकार होता है। जहाँ सिर्फ अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। लेकिन जहाँ पर दोनों का योग बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उभय अलंकार। साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड हर हफ्ते किस दिन पाठकों तक पहुंचता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये पहला हमारा समाचार पत्र था और ये मंगलवार को, हर सप्ताह मंगलवार को प्रकाशित होता था। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति के कारण उसका मुख्य अर्थ हमें समझ में आता है उसको हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1966। सच की तह तक जाकर उसे सतह तक लाने या उजागर करने को हम क्या कहते हैं? खोजी पत्रकारिता। सच को उजागर करना, उसकी सतह तक जाकर सच को सबके सामने लाना, खोजी पत्रकारिता का कार्य होता है। खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमले की छाव में। आपकी मन मोहनी छवि बांसुरी की तान जो, गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जान वो में कौन सा छंद है? तो छंद में हमें मात्राएं गिननी होती है, मात्रिक छंद होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं। तो यहाँ पर गीतिका छंद का उदाहरण दिया गया है। साक्षात्कार करते समय प्रश्नों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि जो साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके प्रश्नों के उत्तर आसानी से आ सके। चिरजीवो जोरी जुरे जोने स्नेह गंभीर, को घटिये वृष भानुजा वे हलदर के बीर। कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ पर शाब्दी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। वृष भानुजा राधा के लिए प्रयोग किया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यहाँ पर शाब्दी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। कर कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है में कौन सा अलंकार है? क की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिनका मन में कौन सा अलंकार है? सा से सी सम सरसी। यहाँ पर तुलना की गई है सागर सा गंभीर और यहाँ पर गिरी सा ऊंचा, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। यहाँ पर वाचक शब्द सा का प्रयोग किया गया है। उपमेय में उपमान की समानता दिखाई गई है। उपभोक्ताओं के मन में आकर्षण पैदा कर अपनी पैठ बनाने के लिए कौन सा विज्ञापन होता है? अनुनय विज्ञापन। ये विज्ञापन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि पत्रकारिता से संबंधित जो हमारा टॉपिक है वो 12वीं कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वहीं से वहाँ की व्याकरण से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के सारे जो ग्रामर के टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता।
बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है, भिक्षुक कविता से ली गई है और इसमें कौन सा छंद है? मुक्त छंद है। और वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं निराला जी मुक्तक छंद के कवि रहे हैं। आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक किसे माना जाता है? जॉन गुटेनबर्ग। हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। उसी दिन पहला समाचार पत्र, इसी दिन हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। हर सप्ताह ये मंगलवार को प्रकाशित किया जाता था। एक सप्ताह में एक बार ये मिलता था, इसीलिए साप्ताहिक पत्र था। अंधायुग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती का अंधायुग। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल को हम भक्तिकाल भी कहते हैं। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? जाक देरिचा। वित्तीय विज्ञापन किसे कहा जाता है? जिसका संबंध मुख्य रूप से वित्तीय यानी कि आर्थिक गतिविधियों से होता है। तीसरा विकल्प सही है। इनमें से कौन सा जनसंचार का मुद्रित माध्यम नहीं है? अखबार मुद्रित यानी जो लिखित रूप से, प्रिंटेड रूप से हमारे सामने आता है। अखबार हैं, पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं। दूरदर्शन चलचित्र है जिसपे हम चित्र देख सकते हैं, हम आवाज सुन सकते हैं, तो ये मुद्रित माध्यम नहीं है। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव। पुष्प की अभिलाषा बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी। निम्नलिखित में से कौन सा करुण रस का विरोधी है? करुण रस में दुख होता है और दुख का विरोधी भाव होता है हास्य, तो यानी कि हास्य उसका क्या होगा? विरोधी होगा। कबीरदास जी ने अपनी रचना में राम के जिस रूप का वर्णन किया है वह कैसा है? निर्गुण और निराकार। कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। उन्होंने राम के विषय में जो वर्णन किया है वो तुलसीदास जी के राम की तरह साकार नहीं है बल्कि निर्गुण और निराकार है। इनमें से क्या विज्ञापन लेखन का मुख्य कार्य नहीं होता? बाजार में आई किसी नई वस्तु या सेवा की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में प्रचार प्रसार करना, उत्पादक के प्रति लोगों के मन में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए, ताकि उस विज्ञापन के माध्यम से जो उत्पाद बेचा जा रहा है वो लोग तक पहुंच सके और लोग उसको खरीद सके। किसी उत्पाद के नकारात्मक बातों को सबके सामने लाना, तो नकारात्मक बातें कोई भी सामने नहीं लाना चाहता, ये तो बिल्कुल ही गलत है और पहला ही विकल्प सही है। भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ से संबंधित निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत पूछा गया है। विदेशी भाषाओं को अनदेखा करने में सहायता, ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेशी भाषाओं को अनदेखा नहीं किया जाता, बल्कि विदेशी भाषाओं से भी अनेक शब्दों को हमारी भाषा में ग्रहण किया गया है और उनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, बाकी प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर ये सभी हैं। और प्रथम तार सप्तक में और जितने भी तार सप्तक हुए हैं उनमें 7 कवियों का एक समूह हुआ है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य शास्त्र के सिद्धांतों से ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य है। ये किसका मत है? नंद दुलारे वाजपेयी। नवगीत की प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? राजेंद्र प्रसाद सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है? जायसी। जायसी के बारे में उन्होंने आलोचना लिखी है, विजयदेव नारायण शाही। प्रथम तार सप्तक का संपादन कार्य किसने किया? अज्ञेय ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत का। प्रकृति के चितेरे सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? राम विलास शर्मा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किसका वर्णन किया गया है? एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया का, सतपुड़ा के जंगलों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही अछूती है। बहुत कम लोगों ने उनके बारे में लिखा है। निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी स्थिति में लिखा गया है? नितांत एकांकीपन, अकेलेपन का ये है निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन। निम्न में से कौन सी एक रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? सत रंगिनी, मधुशाला, एकांत संगीत। पलाश वन उनकी रचना नहीं है। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को अपनी किस कविता संग्रह के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? मैं वक्त के हूँ सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तुलसीकृत रामचरितमानस के खंडों का सही क्रम बताइए। रामचरितमानस में कुल हमारे कितने खंड हैं? 7 खंड हैं और यहाँ पर सही क्रम पूछा गया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड और उसके बाद किष्किंधा। इसका सही क्रम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? गजानंद माधव मुक्तिबोध का बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है
1964 में प्रकाशित हुआ। महादेव वर्मा की कविता अग्नि रेखा में किसे प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी गई हैं? दीपक को प्रतीक मानकर ही रचनाएं लिखी गई हैं। निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत बई, ये अजहू है छोटी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और आपने छोटी कक्षाओं में जरूर पढ़ी होगी। सूरदास जी की पंक्तियां हैं। तुलसीदास कृत निम्न पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? जय बिनु देह नहीं बिनु कारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इन पंक्तियों में पति पत्नी के संबंध के बारे में बताया गया है। पंत की निम्न काव्य रचनाओं को सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपठित आपका गद्यांश दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। जरूरत इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा या मातृभाषा हो, जिससे राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीर संवेदन मुखरित हो। हमारा पाठ्यक्रम यूरोप और अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाज शास्त्र को ही हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपना शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उससे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति के एक महान रीति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। तो बड़ी ही चिंता की बात है कि हम दूसरों की संस्कृति को, दूसरों की भाषा को, दूसरों के पाठ्यक्रम को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं पीछे रख रहे हैं। हम राष्ट्रीय परंपरा में नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर हो गए हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी अनजाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती जा रही है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है कि हम खुद को महत्व ना देते हुए दूसरों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसा कोई ही मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपने आप को महत्व ना दे और दूसरों को खुद से आगे रखता हो। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा ही क्यों होना चाहिए, जिससे सभी के मन में अपने देश के प्रति संवेदना हो? सबसे सही विकल्प कौन सा है? पहला विकल्प है। दूसरा प्रश्न है, इसी से दिए गए विकल्पों में से कौन सा दंभ का समानार्थी शब्द नहीं है? दंभ होता है अहंकार कह सकते हैं, गर्व कह सकते हैं, घमंड कह सकते हैं, ये सभी क्या है? समानार्थी है। लेकिन कयास यहाँ पर दंभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच दूरियों के बढ़ने का क्या कारण बताया गया है? अपने ही लोगों को देखने के लिए विदेशी पश्चिमी नजरिए का उपयोग करने के कारण, अपने ही लोगों को अपनी नजरों से ना देखकर दूसरों के विदेशी पश्चिमी नजरिए के कारण हम देखते हैं और इसी कारण से जनता के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? हमारा अपनी भाषा होनी चाहिए या दूसरों की भाषा होनी चाहिए, इसी के ऊपर बातचीत की गई है। तो शिक्षा का माध्यम ये सबसे सही विकल्प है। शिक्षा भी दिया गया है, संस्कृति भी दिया गया है, सामान्य और शिक्षित जनता ये भी दिया गया है। तो मूल भाव की तरफ हम जाएंगे, सबसे सही विकल्प का चुनाव करेंगे। अनुच्छेद के अनुसार किस स्थिति को हास्यास्पद कहा गया है? आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ भर रहे हैं। हमें अहंकार है कि हम विश्व संस्कृति के दावेदार हैं, लेकिन खुद को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अपठित काव्यांश दिया गया है और ये कविता की पंक्तियां हैं। इनको भी पढ़कर यहाँ से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, हंसाते हंसाते रुलाया गया हूँ, सताए हुए को सताना बुरा है, तृषित की तिरछा को बढ़ाना बुरा है, करूँ बात क्या दान या भीख की, मैं सजोया नहीं हूँ, लुटाया गया हूँ। न स्वीकार मुझको नियंत्रण किसी का, अस्वीकार कब है निमंत्रण किसी का, मुखर प्यार के मौन वातावरण में आखरता अनोखा समर्पण किसी का, प्रकृति के पटल पर नियति तुलिका से अधूरा बनाकर मिटाया गया हूँ, क्षितिज पर धरा व्योम से नित्य मिलती, सदा चांदनी में चिकोरी निकलती, तिमिर यदि न आह्वान करता प्रभाव का, कभी रात भर दीपक की लो न जलती, करो व्यंग मत व्यर्थ मेरे मिलन पर, आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और यहीं से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, मूल भाव आप कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि को क्या बात अस्वीकार है? किसी के नियंत्रण में रहना, उनको किसी के नियंत्रण में रहना स्वीकार नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा तृषा का विलोम शब्द है? तृषा यानी कि प्यास, तृप्ति यानी संतुष्टि, पहला विकल्प सही है। कवि की नीति से क्या शिकायत है? कि उसे पूरा किए बिना ही छोड़ दिया गया है।
काव्यांश में कवि लोगों से क्या करने को कह रहा है कि उसे कोई परेशान ना करे। मैं पहले से सताया हुआ हूँ और सताए हुए को फिर से सताना सही नहीं है। और यहाँ पर आपके टीचिंग मेथडोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। आइए इनको भी देख लेते हैं और इनमें अगर आपने तैयारी की है तो ही आप इनको सही कर सकते हैं, तुक्के यहाँ पर नहीं चल सकते हैं। चार्ल्स होकेट के अनुसार किस वैशिष्ट्य में भाषाई संचार शिक्षण और अभिगम के माध्यम से किया जाता है? तो हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक हमें इसके बारे में जानकारी ना हो। ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन। किस प्रकार के सह शिक्षण में सहायक कर्मचारी और कक्षा शिक्षक छात्रों के विभिन्न विषय समूह को निर्देश देते हैं? समानांतर सह शिक्षण। कौन सा मॉडल संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के विकसित अवधारणाओं और सिद्धांतों से अधिक जुड़ा हुआ है? इनफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। किसी नाबालिगों द्वारा अवैध व्यवहार में भागीदारी के रूप में जाना जाता है? किशोर अपराध को। लिंग शब्द पहली बार 1955 में जॉन मनी द्वारा गढ़ा गया था। खालिस्तान को चोक और टोक विधि के रूप में भी जाना जाता है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अनसर्ट क्रिस्टमर ने लोगों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया, जैसे कि पाइक्वीन, एस्थेनिक, डिस्प्लास्टिक और चौथा वर्ग क्या है? एथलेटिक। अगर आप जानते हैं तो ही आप इनके बारे में बता सकते हैं। यूजीसी का पूर्ण प्रपत्र क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कौन सा आकलन पाठ की योजना बनाने से पहले छात्र के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करता है? नैदानिक। किस परिवर्णी शब्द का प्रयोग व्यक्तिगत के 5 कारक मॉडल को दर्शाने के लिए किया जाता है? ओसियन। खालिस्तान के 2 उप कौशल हैं, अर्थात जानकारी का पता लगाना और जानकारी को समझना। गैदरिंग स्किल्स। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने निरंतर और व्यापक मूल्यांकन और डैश चरण के 6माही प्रणाली की शुरुआत पर जोर दिया। माध्यमिक चरण से 6माही प्रणाली की शुरुआत पर जोर दिया। डैश को दुरुपयोग, कुप्रयोग या अपमान करने के रूप में परिभाषित किया गया है। अपशब्द को। मौखिक टिप्पणियां खालिस्तान का उदाहरण है, यौन उत्पीड़न का उदाहरण है। बढ़ते या घटते आकार, आयतन, वजन या कुछ अन्य आयामों के अनुसार तत्वों की एक श्रृंखला को मानसिक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता का नाम बताइए? सेरिएशन कहते हैं। किस आयोग ने वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और आंतरिक आंकलन के उपयोग पर बल दिया? मुदालियर कमीशन। NIOS का पूर्ण प्रपत्र क्या है, यानी कि इसकी भी फुल फॉर्म आपको बतानी है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। किस तकनीक में नेता बहुत ही लोकतांत्रिक उपागम का पालन करता है और नाटक को निश्चित दिशा में निर्देशित किए बिना नाटक को निर्देशित करने में मदद करता है? फैसिलिटेशन। किसकी सेवाओं का उपयोग विश्वविद्यालय प्रणाली द्वारा स्वीकारोक्ति के लिए प्रवेश परीक्षा को विकसित करने, डिजाइन करने और संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए? राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन। स्कीमा के 3 प्रमुख वर्गीकरण लिंग्विस्टिक स्कीमटा, कंटेंट स्कीमटा और डैश है, यानी कि फॉर्मल स्कीमटा। तो इसके बारे में हमें अगर जानकारी है तो ही हम इनको हल कर सकते हैं, तुक्के वगैरह हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं और इतने आसान भी प्रश्न नहीं, इनकी हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। आज हमने कुल 100 प्रश्नों को देखा है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। अगले वीडियो में जो हमारे सामान्य पेपर है उसके जो 20 अंक के हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।